सत श्री अकाल, आदाब। मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का होस्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम न्यूट्रलाइट लेंस 360 की जर्नी को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे, जहां पर हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। बट बिफोर दैट, मैं आप सभी को आज जितने भी विमेन हमारे साथ हैं, जितने भी मिल्स हमारे साथ हैं, विश यू वेरी हैप्पी करवा चौथ। और साथ ही साथ मैं आप सभी को एक सुनहरे दिन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक की जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है हमारे साथ, और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारी अच्छी फीडबैक्स, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हमें रोजाना मिलते रहते हैं, और यही चीज हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आए जो आपकी इस हेल्थ जर्नी में आपको मदद करे, राइट। और इसी के साथ मैं एक छोटा सा रिकैप आप सभी के लिए करना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। हमने अपने गट रीसेट प्रोग्राम के बाद हम सभी ने मिलकर कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में समझा जो हमारी रोजाना की दिनचर्या में हमारे लिए और हमारे साथ जुड़े न जाने कितने सारे लोगों की अच्छी सेहत के लिए बहुत आवश्यक है समझना। जिसमें पहले हमने बात करी गोल सेटिंग के बारे में। उसके बाद हमने बात करी कि किस प्रकार से एक ओवरवेट बहुत बड़ा बर्डन है, राइट, हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में। देन हमने बात करी बी अ कार्बोहाइड्रेट डिटेक्टिव, राइट, कि आपके खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट है उसको डिटेक्ट किया जाए। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अवेयरनेस क्रिएट करने वाला टॉपिक, क्या मील रिप्लेसमेंट इज इट अ हेल्दी। इसी के साथ साथ हमने बात किया कि आपको अपने वेट मैनेजमेंट के लिए जो भी आप खाना खाते हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है, उस पे हमने बात करी। देन हमने बात करी एक ऐसा टॉपिक जो हर एक नौजवान, हर एक एज ग्रुप का पर्सन जानना चाहता है, सीक्रेट टू फील यंग, राइट। साथ ही साथ कल हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके साथ बात करी कि आर यू डूइंग नीट, और उस एक्टिविटी में आपको जो रोजाना हम एक्टिविटी ऑफ द डे शेयर करते हैं, वहां से आपको ये भी टास्क दिया जाता है कि आपने अपनी कौन सी एक्टिविटी करी जिसमें आप नीट एक्टिविटी शो कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के लिए, और इस टॉपिक को हम जानेंगे, समझेंगे। बट बिफोर दैट, लाइक आई ऑलवेज से, ये सुबह, ये एक्साइटिंग मॉर्निंग, ये एनर्जेटिक मॉर्निंग हमेशा हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्पीकर के साथ। और मैं आप सभी के बीच में हमारे फर्स्ट स्पीकर को बनाना चाहूंगा। अब तो हम कहें कि मुश्किल होता था पहले कि हम कनेक्ट करना, क्योंकि जूम नहीं होता था, ऑनलाइन नहीं होते थे। बट आज हम कनेक्टेड हैं हमारे कंपनी के एक ऐसे सीनियर माइलस्टोन पर्सन के साथ, जिनके साथ हम बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं रोजाना, और आप सभी और हम सभी मिलकर उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। सो आइए मिलते हैं डॉक्टर श्याम रामकृष्ण से। ही इज अ डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड साइंस and leading the emerging market innovation and science portfolio. He is leading the India Innovation as well as Science Center based out at Gurgaon, Bangalore, Chennai, and Madurai. Dr. Sham has received his PhD from University of Texas and his postdoctorate fellowship from Harvard Medical College, Boston. So, ऐसे जाने माने एक्सपर्ट से जब आप समझेंगे, सुनेंगे उनके एक्सपीरियंस को, उनके पॉइंट्स को, डेफिनेटली इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करेंगे हमारे फर्स्ट स्पीकर डॉक्टर श्याम को। डॉक्टर श्याम, अ वेरी वार्म वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू सिद्धार्थ, यू मेक मी हैप्पी। आपका चेहरा देखकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि यू आर सो एक्साइटेड, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। आज आज दो रीजन है मेरे लिए। एक है डॉक्टर तुषार, आपको सबको पता होगा, वो एमडी आयुर्वेदा हमारे साथ हैं, इनोवेशन साइंस के एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, एमडी है। तो उनका एक्सपर्टीज बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस में है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो पसंद करने वाली है। दूसरा चीज, मैं एक्साइटेड हूँ कि आज करवा चौथ है, तो स्पेशल डे फॉर विमेन। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप करवा चौथ करते हैं आपके पति के लिए, तो मैंने सोचा why don't I speak about men
आपके आपके लाइफ के मैन, उनके उनके एक कंडीशन के बारे में। तो आज का चर्चा होंगे एक लेकिन ओल्डर मैन के, जो ओल्डर मैन को अफेक्ट करता है वो है, उसका नाम है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया, बीपीएच। तो ये हर मर्द को होने वाला है एज द एज, जो उनका उम्र होंगे, ये बीपीएच सबको होने वाला है ज्यादातर के। लेकिन बीपीएच क्या है? बीपीएच एक नॉन कैंसरस कंडीशन है जहां प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जो मेन में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, इसको बोलते हैं लूट्स, कॉज करता है। तो जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, उसमें उसका सिम्टम्स है, उसको सब सिम्टम्स को एक 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 फैमिली में लगा दिया है, उसका नाम है लूट्स, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। तो मुझे ये सब जरा डिटेल में मेरा ब्रदर ने बताया था। मेरा ब्रदर है यूरोलॉजी सर्जन, तो मैंने 2-3 दिन पहले इसके बारे में जब चर्चा किया था, तो मैंने सोचा कि आज करवा चौथ है, ठीक है, यही एक बढ़िया टॉपिक है, तो इसके लिए मैंने सोचा यही करेंगे हमें। तो उन्होंने मुझे बताया था, मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि कितनी मुश्किल है मेन को इसके बारे में। तो लूट्स में क्या होता है कि यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हर वक्त आपको यूरिनेट करना, यूरिनेशन शुरू करने में डिफिकल्टी हो, या फीलिंग की ब्लैडर बिल्कुल एम्प्टी नहीं हुआ। तो ये सब जरा सिम्टम्स थे, और भी सिम्टम्स है, लेकिन ये है मेन सिम्टम्स बीपीएच के। लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स बीपीएच का रिस्क को बढ़ाते हैं? एक है कि उम्र, आपका एज। जी हाँ, 85 की एज तक 90% मेन को बीपीएच हो जाता है, 85 इयर्स तक। लेकिन क्या आपको पता है कि 60 के एज तक 50% मेन को बीपीएच होता है? और फिर फ्रॉम द एज ऑफ 41 से 50 एज तक आउट ऑफ 12 मैन एक को तो बीपीएच हो सकता है। ये है स्टैटिस्टिक्स। तो किसको बीपीएच होता है? जिनका फैमिली हिस्ट्री हो, या जेनेटिक्स यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हार्मोन लेवल्स, जैसे कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है, वो बीपीएच का रिस्क को बढ़ाते हैं। ओबेसिटी है तो वो भी बीपीएच का रिस्क को बढ़ा सकता है। डाइट एक मेजर रिस्क फैक्टर है, जैसे कि रेड मीट, फैट्स, बटर और मार्जरीन, तो ये सब है। लेकिन उसका ऑपोजिट है वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स से रिस्क कम होता है। फिर डायबिटीज, जैसे कि पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल से प्रोस्टेट इलाज हो सकता है। अभी अभी रिसेंटली एक स्टडीज ने दिखाया कि हमारे इंडियन मेन को स्लीप के पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप और बीपीएच से रिलेशनशिप है, कि ज्यादा पुअर क्वालिटी स्लीप, बीपीएच का रिस्क बढ़ता है। फिर लास्ट है फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज से बीपीएच का रिस्क कम होता है। किसी स्टडी ने दिखाया कि ऑलमोस्ट 25% रिडक्शन होते हैं एक्सरसाइज से। तो ये है इसका रिस्क फैक्टर्स, जो हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, इसका इफेक्ट है, वन ऑफ द इफेक्ट्स बीपीएच, राइट? तो लेकिन अभी जरा हम जैसे स्टडीज के बारे में बात करें, तो एथेंस में, ग्रीस में एक स्टडी से पता चला कि फ्रूट्स जो बीटा कैरोटीन या लूटीन हो और विटामिन सी से रिच होते हैं, लाइक हमारा ऑरेंजेस, उनको कंज्यूम करने से बीपीएच का रिस्क कम होता है। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि हाई फैट डाइट, स्पेशली जो बटर खाते हैं या मार्जरीन से रिस्क बढ़ता है। फिर और एक रिसर्च पेपर बताया था कि अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट और सप्लीमेंट्स के अगर फोकस किया गया, तो इसमें भी कुछ फर्क इफेक्ट होते हैं।
ये एक स्टडी दिखाता है कि मॉडरेट एक्सरसाइज, जिंक और विटामिन डी जैसे डाइटरी चॉइसेस और कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट जैसे कि सॉ पमेटो से बीपीएच के सिम्टम्स पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। फिर कुछ अलग स्टडीज पे दिखाया था कि फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट यो पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट जैसे इन एक्सट्रैक्ट्स को बीपीएच के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है, कुछ अच्छी तरह की इम्पैक्ट होता है। तो ये सब नेचुरल सप्लीमेंट्स का बेनिफिट है, लेकिन सब सप्लीमेंट्स बेनिफिशियल नहीं होता, वो तो है, वो तो पता है। लेकिन ये फ्लैक्सीड है, पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट है, सॉ पमेटो है, ये सब बीपीएच को कंट्रोल करने में मदद करता है, वही रिसर्च पेपर दिखा रहा है। तो हमारे निष्कर्ष ये है कि लाइफस्टाइल, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी चेंजेस से बीपीएच के सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है और उसके रिस्क को भी रिड्यूस किया जा सकता है। सो अंकित, में एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा, ये ऑफ कोर्स यहाँ या आज करवा चौथ है, लेकिन हमारे जिंदगी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट मेन होते हैं, पिताजी और पार्टनर्स, बेटे, भाई, चाचा जी और दोस्त। तो उनका स्वास्थ्य हमारे लिए महत्व रखता है, राइट? और वो हमारे जिंदगी में खास तरीके से असर करता है। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं उन मर्दों की मदद करने के लिए, ताकि वो लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिए। जैसे उन्हें डॉक्टर्स के पास रेगुलर जाने और हेल्थ डाइट और एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करने के लिए encourage करना। Okay? तो again, happy Karwa Chauth to all the ladies, and wishing you all the best and have a great day today. So with that, I will invite Dr. Susha Abhyankar to the stage. Dr. Susha. Thank you, Dr. Shyam. सभी को मेरे तरफ से फिर से स्वागत है इस सत्र में, और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वंस अगेन। डॉक्टर श्याम ने करवा चौथ के दिन पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, जो कि मतलब ये चीज रहती है कि हमेशा वुमेन्स के हर एक लाइफ स्टेज का जिक्र किया जाता है या उनकी तकलीफें बताई जाती है, जो कि बहुत प्रोमिनेंट भी है। लेकिन साथ ही साथ ये मतलब जो हमारी फैमिली है या हमारे सांसारिक जो गाड़ी है वो दो पहियों पे चलती है, तो दूसरा पहिया भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज का दिन सही था जब डॉक्टर श्याम ने हाईलाइट किया है उस चीज को। तो जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया कि हमारी लाइफ में जो भी पुरुष है, हमारे घर में एल्डर्स है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, तो उनका भी उतना ही ख्याल रखना बहुत जरूरी बन जाता है। और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी ये एक ऐसी कंडीशन है जो खुल के बात नहीं की जाती है। तो जो सिम्टम डॉक्टर श्याम ने बताए हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंट है। कभी कभार हम उसको कंफ्यूज कर सकते हैं कि शायद ये यूरिन इन्फेक्शन है क्या। ये यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको फ्रिक्वेंटली वो चीज हो रही है, वो सिम्टम हो रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपके डॉक्टर से आप बात करिए और चेकअप कराइए कि ये कोई हाइपरट्रॉफी की शुरुआत तो नहीं है। क्योंकि जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत गलत हो रही है, तो चांसेस है कि अर्ली एज में लोगों को बीपीएच की कंडीशन शुरू हो सकती है। और जैसे अलग अलग फैक्टर बताए हैं डॉक्टर श्याम ने, तो उन सब फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है। साथ ही साथ सप्लीमेंट्स है। डॉक्टर श्याम ने 3-4 महत्वपूर्ण सीड्स बताए हैं जो कि हम हमेशा हमारे खाने के साथ में ले सकते हैं। तो हैप्पी करवा चौथ टू बोथ दी मेन पिलर्स ऑफ फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ। तो आपके वाइफ को सपोर्ट करिए एंड लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। तो आज का हमारा सत्र है ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन को, और जब हम ब्रीदिंग टेक्निक बोल रहे हैं तो शायद सबको ये सवाल आ रहा होगा कि ब्रीदिंग में टेक्निक की क्या जरूरत है। वो तो श्वास उच्छ्वास ये तो अपने आप होता है, चाहे आप सोए रहो, सोचते रहो, नींद में रहो, अनकॉन्शियस रहो, लेकिन श्वास तो चलता रहता है। तो क्या टेक्निक की जरूरत है उसमें?
शायद हमारे पूर्वजों के हिसाब से टेक्निक की जरूरत थी और उन्होंने अलग अलग 8 तरीके के ब्रीदिंग टेक्निक्स निकाले हैं और उसको ऑल टुगेदर एक टर्म दिया है जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं। तो वो टेक्निक्स क्यों जरूरी थे, उसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या था, ये सारी चीजों का खुलासा आज हम करने वाले हैं। जो कि माना गया था, मतलब जब हम किसी चीज को समझ नहीं सकते हैं तो हम उसको अज्ञान करके बोल देते हैं कि ये वैज्ञानिक नहीं है, ये साइंस के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये चीज अब आ रही है जबकि योगा और प्राणायाम के सिद्धांतों को संशोधन किया जा रहा है, मॉडर्न पैरामीटर्स के ऊपर उसको सिद्ध किया जा रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये भी एक साइंस है। तो शुरू करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक। और सभी को शायद से ब्रीदिंग टेक्निक हम जब बता रहे हैं तो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग का रेट कितना रहता है वो सभी को शायद पता होगा। तो ऑन एन एवरेज 18 से लेके 20 श्वास प्रति मिनट ये हमारा ब्रीदिंग रेट रहता है। तो ब्रीदिंग टेक्निक के पीछे का रहस्य ये है कि ये जब हमारा ब्रीदिंग बहुत ज्यादा रैपिड रहता है तो उसको हमें कंट्रोल करना है। क्यों रैपिड रहता है, कौन से सिचुएशंस में रैपिड हो जाता है, जब हम बहुत स्ट्रेस्ड है। तो आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो हम सारे लोग बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग हमारे शरीर को बहुत ही गलत तरीके से हानिकारक होता है। तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए ताकि आपका स्ट्रेस कंट्रोल हो। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ब्रीदिंग काम करता है। तो चलिए जानेंगे कैसे। शुरू करने से पहले कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स, कुछ मिथ्या कल्पनाएं हैं और कुछ तथ्य है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला जो मिथ है, जो मिथ्या कल्पना है, वो है कि सारे ब्रीदिंग टेक्निक सेम रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सारे ब्रीदिंग टेक्निक सेम नहीं रहते हैं, अलग अलग तरीके के टेक्निक रहते हैं। किसी में आप इनहेलेशन डीप कर रहे हो, किसी में आप एक्सेलेशन जो उच्छ्वास बोलते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो डीप रहता है, या कोई फास्ट ब्रीदिंग है, कोई स्लो ब्रीदिंग है। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं और अलग अलग टेक्निक के साथ में जो शरीर के अलग अलग प्लेक्सस बताए हैं, जो हमारे मज्जा तंतु रहते हैं, मस्तिष्क के जो स्नायु मज्जा तंतु या हम उसको नाड़ियां बोलते हैं, तो उनका जाला है हमारे शरीर के अलग अलग भाग में, उसको हम नर्व प्लेक्सस बताते हैं। तो वो जो जाला है, जो नर्व प्लेक्सस है, उनके ऊपर उसका बहुत ही स्ट्रांग एक्शन है। तो जब हमारे शरीर के हर एक नर्व का प्लेक्सस के ऊपर ये एक्ट करता है तो उसका शरीर के हर बॉडी पार्ट्स के ऊपर अलग अलग परिणाम होता है। दूसरी मिथ्या कल्पना ये है कि इसका कोई साइंस नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर ग्लोबली हर एक दुनिया के कंट्री में ये रिसर्च हो रही है, संशोधन हो रहा है। उनके जो साइंटिस्ट है वो देख रहे हैं कि कैसे अगर आप आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो तो स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए और ओवरऑल आपके शरीर के वेलबींग के लिए उसका कैसे फायदा होता है। तीसरी मिथ्या कल्पना ये बताई है कि आपको शायद घंटों घंटों प्राणायाम करना पड़ेगा तब कहाँ जाके आपको फायदा होगा। लेकिन ये देखा गया है और यही ब्यूटी हम बताएंगे कि जो योगिक कल्चर में बताया है कि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंफर्टेबली कहीं भी बैठ के, ऑफिस में बैठे हो वहां भी 10 मिनट के लिए ही चाहिए, आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का ट्राई करिएगा और आपको उसका इफेक्ट मिलेगा जो कि किसी फिजिकल एक्सरसाइज के बराबर है। तो जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आपको घंटों घंटों टाइम देना पड़ता है, आपको जिम जाना है, ये तो आप घर में ही कर सकते हो, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। चौथा और लास्ट मिथ्या कल्पना ये है कि ये बस रिलैक्सेशन के लिए हेल्प होता है। तो ब्रीदिंग टेक्निक का रिलैक्सेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भाग बताएंगे, या लोगों को जो जल्दी फायदा मिला है या जल्दी वो रियलाइज कर पाए हैं, वो रिलैक्सेशन में उनको देखा गया है। लेकिन रिलैक्सेशन एक भाग है, उसके बहुत अलग अलग पैरामीटर्स है, अलग अलग एरिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्राणायाम का बाकी हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो हमें आगे बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, तो मैं थोड़ा जल्दी आपको एक्सप्लेन करूंगी हर स्लाइड पे। तो जानेंगे प्राणायाम का मतलब क्या है। प्राणायाम बना है 2 शब्दों से, प्राण और आयाम। प्राण जैसे
बता रहा है कि प्राण है तो हम हैं, प्राण अगर नहीं है तो हम नहीं है। तो जैसे वायु हमारे शरीर में है, वन ऑफ द 5 वायु है, 5 वायु में से एक वायु है प्राणवायु। प्राणवायु जो है हमारे शरीर को जिंदा रख रहा है। तो शरीर है, उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते रहते हैं, तो वो एक वाइटल एनर्जी है हमारे शरीर की। तो उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, तो एक संतुलित ब्रीदिंग या एक नियमित ब्रीदिंग, कंट्रोल ब्रीदिंग को हम बताएंगे प्राणायामा। तो आप सभी को पता होगा शायद से कि 3 प्राणायामा के 3 साइकिल, मतलब 3 स्टेजेस रहते हैं साइकिल के, लेकिन चौथा भी एक है जिसको हम शून्यक बताते हैं। तो शुरू करेंगे पहले से लेके चौथे तक। तो क्या है ये साइकिल? पहली जो चीज है, जब हम इनहेल कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पूरक। शरीर का जो संरचना है उसको आपको इमेजिन करना है कि एक घड़ा है, एक मटका है पानी का। तो पानी का मटका है, लेकिन हम उसमें पूरण कर रहे हैं वायु का। तो उसको समझिए कि शरीर में हमने वायु भरा है। अब वायु भर दिया है, इनहेल किया है, डीप इनहेल, वो अभी नोज के थ्रू जाके नासिका से शरीर में संचरण हो रहा है, शरीर में घूम रहा है। पूर्ण होने के बाद में कुंभ का, जैसे मैंने बताया कुंभ मतलब घड़ा, तो कुंभ घड़े के अंदर वायु को भर के रखना है। तो जो हमारा चेस्ट एरिया है, लंग एरिया है, उसको आपने वायु से भर के रखा है। अब भर के रख के वहां एक पॉज लेना है, यहाँ पे हम हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। कुंभ का क्यों करना है? क्योंकि जब आप हमारी ब्रेथ को इनहेल किया है, होल्ड करके रखा है, जब आप होल्ड करके रखोगे तो उस वायु को, वो जो प्राण है, वो जो ऑक्सीजन है, उसको शरीर में संचरण करने के लिए टाइम मिलेगा, हर एक सेल तक पहुंचने के लिए। और वहां से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसको खींच के वापस लंग में लेके आने के लिए टाइम मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप होल्ड करोगे, उतना ज्यादा आपको शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा प्रमाण में मिलेगा और उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल पाएंगे रेचका के थ्रू। तो रेचका इज द एक्सेलेशन, उच्छ्वास बोलते हैं हम उसे। तो पूरा जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया रेचका। बाद में है शून्य का। शून्य का ये जो है मिनिमम रेसिडियल एयर जो हम बताते हैं हमारे लंग्स में, तो लंग्स में वो हमेशा बनी रहती है। तो शून्य का ये एक स्टेज है जब आपका पहला साइकिल प्राणायाम का श्वास उच्छ्वास का पूरा हुआ है और दूसरा साइकिल आप शुरू करने वाले हैं। तो ये एक स्टेज रहता है जब आपको मैक्सिमम आपके शरीर को रिसाइकल होने के लिए और एयर के थ्रू पोषण मिलने के लिए फायदा होता रहता है। तो ये 4 साइकिल हमने समझ लिए हैं। कुंभ का जरूर है, इम्पोर्टेंट है जरूर, लेकिन आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपको होल्ड करना है, कैपेसिटी के बाहर जाके होल्ड नहीं करना है। अब जानेंगे कि बाकी हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे हमने पहले भी बताया कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। सबसे पहला है स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, फिजिकल एनर्जी बनाए रखता है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे, हाथ पैर हिलाएंगे, तो सबसे ज्यादा शरीर के हर एक सेल को ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहना जरूरी रहता है। तो उसको पर्याप्त आप कैसे कर पाएंगे? जब आप पानी ज्यादा पिएंगे, उसके थ्रू आपको ऑक्सीजन मिलता है, और जब आप इनहेलेशन करेंगे अच्छे तरीके से, शुद्ध हवा आप ले पाएंगे, तब आपके शरीर में फिजिकल एनर्जी भी बनी रहेगी। स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि कामिंग इफेक्ट वो दिलाता है, स्ट्रेस को कम करता है, तो स्लीप क्वालिटी बढ़ेगी, बेटर फोकस बनेगा और कन्वीनियंट है। जैसे मैंने बताया कि आप कोई प्राणायाम के पार्ट है जिनको खाली पेट करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉर्मल जो ब्रीदिंग हम बताते हैं, तो वो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कन्वीनियंस है, कोई भी प्लेस पे करिए, खाने के बाद करिए, खाने के पहले करिए, तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप कभी भी कर सकते हो। अब जानेंगे कि हमने बताया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, जनरली हमने जाना है। लेकिन नेजल ब्रीदिंग, क्योंकि श्वास हम मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन नेजल से ही लेना है, और नाक के थ्रू लेने का क्या फायदा है आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, तो योगिक कल्चर में एक श्लोका है, उसका मीनिंग मैं बताऊंगी आपको। वो श्लोका है, नासा ही शिरसो द्वारम, मतलब नाक ही आपके शिर का द्वार है। तो
जैसे हमें पता है कि नर्वस सिस्टम ही हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट कर रही है, तो जब हम नाक से श्वास ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो भी हमारे शरीर में बाकी फायदे हैं वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि नर्वस प्लेक्सस है अलग अलग हमारे बॉडी में, तो जो माथे भौहों के बीच में रहता है उसे आज्ञा चक्र बोलते हैं। जो षट चक्र हमारे हैं उसमें से 3 चक्र हमने यहाँ दिखाए हैं। एक गले में रहता है उसको हम विशुद्ध चक्र बताते हैं, और एक हृदय के पास में रहता है उसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। तो उनके ओम हम यम ये उसके बीज अक्षर है जो उसको एक्टिवेट करते रहते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये चक्र जो है, ये तीनों चक्र ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे क्या फायदा मिलते हैं? उससे हमारा माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, हम फोकस कर पाते हैं काम के ऊपर। नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में जनरेट होता रहता है, उसके भी फायदे शरीर को मिलते हैं। पैथोजेंस को किल करता है, इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जब हम बताते हैं कि जब बॉडी ऑक्सीजनेटेड रहती है तो कुछ पैथोजेंस को शरीर में रहने के लिए जगह नहीं रहती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड शरीर में वो जो पैथोजेंस है वो नहीं रह पाते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो उसके वजह से पैथोजेंस डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और हमारी इम्यूनिटी साथ ही साथ बढ़ती जाती है। फैट शरीर से निकलता है। अब फैट शरीर से कैसे निकलता है इसका एक साइंस भी हम आगे बताने वाले हैं। हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। डॉक्टर श्याम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमेशा शेयर करते हैं, जो कि एक योगी का है, जो जापानीज योगी था, जिन्होंने बहुत ही ठंडे मतलब जैसे बर्फीले पहाड़ के ऊपर अपने सांस को कंट्रोल करके उन्होंने वहां सरवाइव हुए हैं, जिंदा रहे हैं। पूरा ही बर्फ है और बिना किसी बॉडी के ऊपर कवरिंग के उस योगी ने अपने शरीर को जिंदा रखा। तो वो कैसे जिंदा रखा? वो योगिक प्रैक्टिस से, क्योंकि प्राणायाम से आप आपके बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो। आपकी डायफ्राम को जो डोम शेप एक स्ट्रांग मसल रहता है बिलो दी लंग्स, उसको वो कंट्रोल करता है। टॉक्सिन्स को निकालता है, जैसे हमने बताया कि एक्सेल इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी बनी रहती है। तो ये सारे हो गए हमारे शरीर के क्या क्या फायदे, मतलब एक ब्रीदिंग से कितने सारे फायदे हमारे शरीर को मिल रहे हैं। अब जैसे हमने बताया कि स्ट्रेस ही ज्यादा हम लोगों को पता है कि कैसे स्ट्रेस प्राणायाम स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे कर सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस है और हम जब प्राणायाम करते हैं तो फर्स्ट हमको ये समझना है कि देयर आर 2 सिस्टम, एक रहता है सिंपैथेटिक और एक रहता है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये हमारे ब्रेन के 2 फंक्शंस है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म बोलते हैं, जो कि कोई टेंशन आया है, कोई रिस्क है शरीर में, तो बॉडी अलर्ट हो जाती है। दिमाग जो है वो सिग्नल भेजता है और बॉडी अलर्ट हो जाती है। तो क्या सिम्टम दिखते हैं? हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसीलिए जब हम टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, ब्रीदिंग ज्यादा हो जाता है, हमारे लंग्स के जो ब्रोंकियल है वो डायलेट हो जाते हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं और भूख नहीं लगती है। टेंशन में है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो भूख नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि जब हम रिलैक्स हो जाएंगे तब आराम से खाना खाएंगे। तो वो जो फीलिंग है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फीलिंग, जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट बताते हैं। वो जो आता है वो टेंशन खत्म होने के बाद आता है, जिसमें कि हार्ट रेट कंट्रोल हुआ है, आपका ब्रीदिंग भी कंट्रोल हुआ है, आपका ब्रोंकियल जो डायलेट हुए थे वो कंस्ट्रिक्ट हुए हैं, प्यूपिल भी नॉर्मल आ गए हैं और आपको भूख लगना शुरू हो गई है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये जो सिंपैथेटिक के सिम्टम है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और इसी वजह से प्राणायाम का जो एक्शन है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे प्राणायाम हमारे स्ट्रेस के ऊपर काम करता है और कैसे हमारे शरीर को हेल्प कर पाता है। अब जैसे यहाँ पे ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमने यहाँ स्ट्रेस के बारे में जाना है, लेकिन स्ट्रेस को बढ़ के और स्ट्रेस को छोड़ के और क्या फायदा है? तो क्या वजन बढ़ाने में या घटाने में इसका कोई रोल है या नहीं है? तो अगर रोल है तो क्या रोल है और ये कैसे साइंटिफिकली काम करता है, ये हम यहाँ जानेंगे।
तो जब एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं हम, तो बहुत सारे स्टडीज जो है वो देखे गए हैं। एक स्टडी देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, उसमें उन्होंने देखा है कि कैसे 10 मिनट का प्राणायाम अगर आप करते हो और आपका हार्ट ब्रीदिंग रेट जो है वो 20 से लेके अगर आप 15 के ऊपर लेके आ सकते हो, तो 10 मिनट के उस प्राणायामा से उन्होंने पाया कि बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हुआ है और वो कम हुआ है। तो उसी के साथ साथ जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो और एक स्टडी में पाया गया है कि जब एक होलिस्टिक प्रोग्राम किया था हेल्दी लोगों के ऊपर, तो उनको बैलेंस मील बताया था, बैलेंस डाइट बताया था, कुछ रेजिम एक्सरसाइज बताई थी, साथ ही साथ में 8 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बताया था। तो उनमें बहुत अच्छा फायदा उनको ये देखने के लिए मिला कि जब 8 मिनट का प्राणायाम उन्होंने इंक्लूड किया था होलिस्टिक प्रोग्राम में, तो बीएमआई कम हुआ है, वजन कंट्रोल हुआ है, उनका मसल्स का डेवलपमेंट हुआ है और फैट कम हुआ है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ऑक्सीजन मिलता है, एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर टोनिंग होता है, डाइजेशन बढ़ता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रहा है। लेकिन फैट की जब हम बात करते हैं, तो क्या ये संभव है कि सांस लेने से और छोड़ने से ही फैट निकल जाएगा शरीर से? मतलब संशोधन में वो जो स्टडी हुआ है, क्लिनिकल स्टडी लोगों के ऊपर, हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर, उसमें देखा गया है कि फैट तो निकल गया है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है, सवाल ये आता है कि सच्ची में फैट निकल सकता है क्या? और अगर निकल सकता है हाँ, तो वो जाता कहाँ है, तो उसके पीछे का साइंस क्या है? तो ये हमें यहाँ जानना है कि अगर एक्सरसाइज मतलब ब्रीदिंग टेक्निक से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अगर फैट निकलता है तो वो कहाँ जाता है? तो ये क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है, ये आई ओपनिंग फैक्ट है हम सबके लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देके सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही आपको लाभदायी रहेगा आगे जाके भी। तो संशोधनकर्ताओं ने, उनके टीम ने एक कैलकुलेशन बनाया जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फैट कम हुआ है, तो फैट जाता कहाँ है? तो उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन, उनको पता चली कि क्या होता है शरीर में। ये है हमारा शरीर का फैट, जो एक स्पेसिफिक कंपोजिशन से बना हुआ है, तो वो मिलके बनता है फैट। अब जब हम सभी को पता है कि अगर हमें किसी चीज को जलाना है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो जब ये फैट ऑक्सीजन के साथ मिलता है और उनकी रिएक्शन होती है, तो उसके कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। तो उसमें से जो है, बाय प्रोडक्ट में से पानी भी एक है, और बाकी जो हमारे शरीर का मतलब एनर्जी है, पानी और एनर्जी। तो इस रिएक्शन से जो पानी और एनर्जी मिलती है वो शरीर में यूज हो जाती है, उसका उपयोग हो जाता है। और जलने के बाद हमेशा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सवाल ये है कि ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहाँ पे? ठीक है, तो जब आप ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में बना रहेगा, और एक्सेल जब करोगे तो जो ये टॉक्सिन हमारे शरीर में है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाहर निकल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आप सभी के लिए है। तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, तो जितना ऑक्सीजन दोगे उतना फैट शरीर में जलता जाएगा। तो आज से शुरू करिएगा 10 मिनट शुरुआत का, और आगे जाके आप बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया, साइंस है ब्रीदिंग टेक्निक का। अब हम कंसंट्रेट करेंगे, जैसे कि 8 अलग तरीके के ब्रीदिंग टेक्निक्स बताए हैं हमारे एंशिएंट योगिक कल्चर में, लेकिन हम सारे 8 नहीं जानेंगे। हमने 3 यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं, और वो 3 ही क्यों इन्वॉल्व किए हैं? क्योंकि उन 3 का हमारे शरीर के ऊपर या फैट बर्निंग के ऊपर, वेट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा फायदा है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एब्डोमिनल डायफ्राम ब्रीथिंग। डायफ्राम आपने पहले वाले स्लाइड में देखा था कि लंग्स के नीचे का जो एक डोम शेप का स्ट्रॉन्ग मसल है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो डायफ्राम ब्रीथिंग के वजह से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, वो मसल आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके शरीर को टोनिंग करता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये हो गया डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग का फायदा। दूसरा है शाइनिंग स्कल, कपालभाति हम उसको बोलते हैं। तो कपालभाति में जो है, आप देखेंगे तो उसका साइंस ये है कि आपको इनहेलेशन डीप करना है, लेकिन एक्सेलेशन बहुत ही फास्ट है। तो जब आप एक्सेल करते हो तो
इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में शरीर से बाहर निकलता है। और एक स्टडी के हिसाब से देखा गया है, उनको ये फाइंडिंग मिला है कि कपालभाति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 100 ml ज्यादा निकलती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल ब्रीदिंग। तो बहुत ही अच्छा फाइंडिंग है ये। तो कपालभाति का बहुत अच्छा रोल पाया गया है आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रेन के मैकेनिज्म को अच्छा रखने के लिए, साथ ही साथ वजन कम करने के लिए भी। लास्ट वाला जो है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें कि जैसे हम बोलते हैं कि सोनार की जो धौंकनी रहती है, जिसमें कि हवा लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते, तो ये लंग्स जो है वो भी धौंकनी के जैसे काम करते हैं। जब आप लेते हो छोड़ते हो, रैपिड इनहेल भी रैपिड है, एक्सहेल भी रैपिड है, तब वो क्या करता है, वो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर निकालता है। और ये भी एक क्लिनिकल स्टडी में पाया गया है कि ये वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन को और माइंड और बॉडी को भी बहुत ही मेंटेन रखता है। इसी के साथ में हमने 3 मेजर प्राणायामा के टेक्निक्स को जाना है, लेकिन ये आपको आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनके सुपरविजन में शुरुआत में करना जरूरी है। बाद में आप अकेले कर सकते हो जब आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आएगा। इसी के साथ में आज का अब हमारा सत्र खत्म होता है, लेकिन आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि जो हमने साइंस जाना है आज योगा और प्राणायामा का, उसमें से कोई भी एक पोस्चर आप सिलेक्ट कर सकते हो और आपका वीडियो या आपकी फोटो आप शेयर कर सकते हो कि आपको वो करने के बाद में कैसा लगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर आपके बाकी जर्नी के लिए। एंड बस इसके साथ ही मैं आज आपका सभी का दिन मंगलमय हो ये शुभकामना करती हूँ और सिद्धार्थ जी को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर त्रिशा, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया जिसके बारे में हम सभी अपनी दिनचर्या में सुनते जरूर हैं, समझते जरूर हैं, बट कहीं ना कहीं उसके पीछे का ज्ञान यदि हमें मिल जाए तो हम उसे और बेहतर तरीके से और ज्यादा इफेक्टिव करना पसंद करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर त्रिशा। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आज अपना जो एक्टिविटी ऑफ द डे है इनका अभ्यास को जरूर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के आखिरी सतह में, जहां पर हम बुलाएंगे आप सभी के बीच में हमारी फिटनेस एक्सपर्ट मिस मीनल पाठक को, जो आपके साथ इस दिनचर्या को एक फिजिकली कैसे एक्टिवेट करना है उसके बारे में बात करेंगे। मिस मीनल, ओवर टू यू। Thank you, Siddharth. Hello, everyone. Good morning and a very warm welcome to today's session. So, yes, आज हम ब्रेथ वर्क पे काम करेंगे. So, ब्रेथ वर्क is जिस तरह से आप अपने अंदर सांस को लेकर जाते हैं, जिस तरह से आप सांस को छोड़ते हैं, और उस ब्रेथ वर्क से हम अपने सभी इंटरनल ऑर्गन्स को किस तरह से एनर्जाइज कर सकते हैं, किस तरह से ऑक्सीजनेट कर सकते हैं. इनफैक्ट आप देखिएगा, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप थोड़ा डिजी हैं, एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर आप अपने आप को साइलेंट कर मेडिटेशन कर लें, या 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में डीप ब्रीदिंग कर लें, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यू आर कंप्लीटली चेंज्ड. आप बिल्कुल नए हो जाएंगे अगर आप सिर्फ 2 मिनट दें अपने आप को डीप ब्रीदिंग के लिए. इतना इफेक्टिव होता है सही ढंग से सांस लेना. लेकिन जिस तरह से हम सारे दिन में बिजी रहते हैं, तो कई बार हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज किस तरह से हम सांस ले रहे हैं उस पर ही ध्यान नहीं देते. और जनरली इस तरह का पोस्चर होता है हमारा, कंधों को हम ऊपर कर लेते हैं बिकॉज हम कुछ स्क्रीन्स के आगे होते हैं या जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. सो शोल्डर्स को खोल के, चेस्ट को खोल के बिना हम थोड़ा सा कंधों को ऐसे उठा लेते हैं, और काम करते हुए ये सारे के सारे जो हमारे मसल्स हैं, जॉ लाइन, यहाँ पर टेम्पल्स, इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा भी कुछ करते हैं, फ्राउन लाइन्स ले आते हैं, ये 11 कर लेते हैं, ऐसे पूरा का पूरा ये जो एरिया है स्कल के अराउंड, इसको पूरा टेंस जितना भी कर सकते हैं उस तरह से, यहाँ तक कि जो आपकी टंग है उसको ऊपर पैलेट पे लगा के स्ट्रेस्ड एक मोड में आके ऐसे काम करते हैं. आपको पता है इस तरह हम सांस कहाँ तक लेते हैं? यहाँ तक. इतना क्विक होता है हमारा ब्रेथ वर्क कि हम यहाँ तक सांस लेकर निकाल देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता आपने कब सांस, इतना क्विक. तो आइए आज हम प्राणायाम और ब्रेथ वर्क पे काम करेंगे. आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, और हम थोड़ा सा, अगर आप जमीन पे बैठने में आपको प्रॉब्लम नहीं है
तो बहुत बढ़िया एक कुशन लीजिए, उस कुशन को अपने हिप्स और मैट के बीच में स्क्वीज कर लीजिए। मतलब आप जिस तरह से ऐसे बैठते हैं, इस तरह से अगर आप थोड़ी देर तक बैठे, आप रियलाइज करेंगे कि अगर आप थोड़ी देर तक लंबा बैठते हैं तो आप अपने जो कमर के नीचे यहाँ पर जो टेल बोन वाला एरिया होता है, अगर इधर सपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ से गोल 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 होना शुरू होते हैं और बाय द एंड ऑफ इट आप ऐसे हो जाते। और अगर आप यहीं पर सपोर्ट देते, मतलब ये वाला जो एरिया है आपका, आप अपने टेल बोन को जिस तरह से बैठे हैं वहां सपोर्ट दे दीजिए। उसके बाद आपकी कमर खुद सीधी हो जाए। आपको ये पूरी की पूरी पीठ को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपकी स्पाइन है, इस पूरी स्पाइन को हमें सपोर्ट देना है। आप देखिएगा, अगर आप इस तरीके से बैठते हैं, और ये सिर्फ जमीन पे बैठने का तरीका नहीं है, आपके ऑफिसेज में जितनी भी चेयर्स है उस पे भी अगर आपकी लोअर लंबर स्पाइन सपोर्टेड नहीं है, आपका सिट्स बोन्स, बेस जिसपे आप बैठ रहे हैं, अगर वहां आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो आपकी जो कमर है ना, वो किसी भी हालत में आप उसको रख लीजिए, उसको बेस ही नहीं मिलता, उसको सपोर्ट ही नहीं मिलेगी। हम सभी की जो स्पाइन है वो एस शेप में होती है, और हर किसी के L4, L5, C1, C2 ये सब अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं। तो सिर्फ बेस को सपोर्ट करने के बाद आपकी जो स्पाइन है वो इसका करेक्ट फॉर्म देगी। लंबी गहरी सांस के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी थंब और इंडेक्स फिंगर को जोड़ के अपने घुटनों पे रखें। पूरे प्राणायाम के टाइम आप अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ खींचकर ऐसे लंबा करके हाथ नहीं बैठेंगे। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, ऐसी पोजीशन जिसमें आपकी छाती खुली हो, आप आराम से सांस ले सकें। तो बहुत अच्छा होगा कि कॉटन के कपड़े सांस ले सके, जिन कपड़ों में आप अच्छे से वो डालें, आपने थोड़े ढीले कपड़े, और ऐसी जगह पे बैठे जो थोड़ी खुली हो, जहां पर आप आराम से सांस ले सके। अगर ओपन एरिया है तो बहुत ही बढ़िया है, आपके आसपास पेड़ है, प्लांट्स हैं, अपने गार्डन में या अपनी बालकनी में खुले में बैठे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। बिकॉज आप जितना ऑक्सीजन अच्छे से अंदर लेंगे, वो आपके अंदर जाके एकदम से आपको पूरा रेजुविनेट और रिफ्रेश करेगा। आई थिंक वो आपको सब बता दिया गया है प्रेजेंटेशन। तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे, आप आंखों को खोल के भी रख सकते हैं, और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में ही बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। पहले सांस लेने से पहले इस बेली ब्रीदिंग को फील कीजिए, मतलब अपने पूरे पाम को अपने बेली बटन, अपनी नाभि पे रखिए। लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे। जब आप सांस को अंदर लेंगे तो आपकी जो ये बेली है वो बाहर की तरफ निकलेगी। आप सांस को छोड़ेंगे तो आप अपनी पूरी बेली को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। फिर सांस को लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस को लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस को अंदर लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस को अंदर लेंगे, इस तरीके से। लेकिन अब हम सांस को इक्वलाइज करेंगे, मतलब इक्वल टाइम के लिए लेंगे। सो इनहेल भी हम 5 काउंट्स के लिए करेंगे और एक्सहेल भी हम 5 काउंट्स के लिए करेंगे। मैं काउंट करूंगी, आप बस मेरे साथ गाइडेड लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। अब एक्सहेल करेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। 1 2 3 4 5। 5 तक आते हुए अपनी नाभि को पूरा अंदर स्क्वीज करके ऊपर की तरफ खींच लीजिए। डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, जितना अंदर और ऊपर आप अपने डायफ्राम के थ्रू कर सकते हैं। दोबारा से करेंगे, लंबी गहरी सांस। सांस को छोड़ना शुरू करेंगे। फिर एक लंबी गहरी सांस अंदर, और सांस को बाहर। लंबी गहरी सांस अंदर,
और छोड़ते हुए। अभी हमने 2 बेसिक्स किए, सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना। एक और भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक होता है, वो होता है सांस को रोकना। तो इस बार हम सांस भरेंगे, सांस को रोकेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। सो 5 5 5 5 काउंट्स के लिए सांस को अंदर लेंगे, 5 काउंट्स के लिए सांस को रोक के रखेंगे और 5 काउंट्स के लिए सांस को एक्सेल करेंगे। तीनों हिस्सों को इक्वलाइज। आइए, लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को रोक के रखिए। अब धीरे से सांस को छोड़िए। अंदर लीजिए, रोक के रखिए, छोड़िए। सांस को अंदर लीजिए, छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, रोक कर रखिए और सांस को छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड और फिर सांस को रोकिए। लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड और सांस को छोड़ दे। अपने दोनों हाथ चेस्ट पे, ऊपर और थोड़ा सा नीचे। लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड करेंगे, सांस को छोड़ते हुए। जब आप सांस को अंदर लेंगे, आपकी चेस्ट को फूलता हुआ महसूस कीजिए। देखिए आपके शोल्डर किस तरह से राइज करके पीछे की तरफ जा रहे हैं। लंबी गहरी सांस अंदर, अपनी बेली से, मणिपुरा चक्र से, हार्ट से, यहाँ तक कि थ्रोट चक्र तक, पूरे के पूरे आपके जिस तरीके से सांस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इसको कनेक्ट कीजिए अपने आप से। लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड, एक्सेल। लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड, एक्सेल। लंबी गहरी सांस अंदर, रोक कर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर। आपने देखा अभी मैंने किसी भी और क्रिया के बारे में बात नहीं की। ना ये बोला कि आप थॉट्स मत लेकर आइए, ना ये बोला अपने मन को शांत कीजिए, ना ही ऐसा कुछ बोला कि कुछ नहीं सोचना है। बट फिर भी आपका मन इतना शांत हो गया कि बीच बीच में आप वो स्टेजेस भी आ गए जब आपके माइंड में कोई थॉट नहीं था।
सो ये जो मेडिटेटिव वाली स्टेट है, ये बहुत आराम से आप सिर्फ अपने सांस के आदान प्रदान से भी अचीव कर सकते हैं। जितना गहरा आप अपना सांस ले सकते हैं, उतना डीप आप इसको लीजिए, आप रियलाइज करेंगे कि कितना शांत हो जाता है अपना मन। और एक बहुत ही क्विक हैक भी किया अभी हमने, आपने अपने ब्रेन को काउंट करने का काम दिया, जैसे 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे जब आप लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं, आपका माइंड इस काउंट को कर रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और वो बहुत ज्यादा थॉट्स की तरफ नहीं आता। तो हर समय जब आप इस तरह से मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करेंगे, अपने दिमाग को कुछ काम दे दीजिए, वो काम करेगा और आपको फिर बहुत ज्यादा थॉट से बॉम्बार्ड नहीं करेगा। लेकिन कभी भी ऐसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग की क्रिया इस तरह से मत स्टार्ट कीजिएगा, अब मुझे कुछ नहीं सोचना है। जिस तरह से आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, आपका जो माइंड है ना, वो ऐसा रिबेल होता है ना। अब द मोमेंट यू टेल इट कि अब मुझे कुछ नहीं सोचना है, थॉटलेस, तो वो बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर लेकर आए। तो उसके साथ फ्लो करना है आपको, उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं करना। तो जैसे ही आप किसी क्रिया में ऐसे बैठते हैं, तो अपने आप को शांत कीजिए, अपने दिमाग को अपने साथ लेकर रखिए, और फिर भी अगर कोई थॉट आपके माइंड में आता है, तो उसको फ्लो करवा दीजिए। अपनी अटेंशन को, अपनी एनर्जी को उस थॉट्स को मत दीजिए। ये भी मत सोचिए कि ओ मैं तो बहुत अच्छे से सांस ले रहा था, ये कैसे थॉट्स कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल भी उसको एनर्जी मत दीजिए। इस तरह से आपने लंबी सांस ली और आपको ऐसा लगा कि कोई थॉट चल के आया, जाने दीजिए ऐसे, फिर आएगा, फिर जाने दीजिए। वो थॉट्स को आप आने जाने दीजिए, आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। धीरे धीरे ये सभी के सभी डिस्ट्रैक्शंस, सभी थॉट्स शांत हो जाए। आपके दिमाग की ही उत्पत्ति है ना, शांत हो जाए। आइए हम अपना सबसे पहला प्राणायाम करते हैं, जिसका नाम है कपालभाति। मतलब ये जो आपका फोरहेड है, इसको शाइन करना, कपालभाति। और हम इसे कहते हैं कि यहाँ पर हमारी किस्मत लिखी होती है। मतलब हम जिस तरह से आगे के लिए काम कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी बॉडी को हमारे लिए ऑक्सीजनेट करता है। आपकी पूरी दिनचर्या को ये एकदम रेजुविनेट कर सकता है, अगर आप उसको हर दिन करते हैं। थोड़े से डिस्क्लेमर्स है। अगर किसी को कोई अल्सर है स्टमक में, आपकी जो सेंट्रल लाइन है उसकी सेपरेशन है, विच मीन्स की डायस्टेक्टाइल रेक्टाइल है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद या आपके नाभि के आसपास बहुत प्रेशर पड़ने के कारण अगर आपकी नाभि से आपके स्टमक लाइनिंग की सेपरेशन है, आपकी कमर में दर्द है, आपको किसी तरह का हार्ट का प्रॉब्लम है, या आपके हार्ट में पेस मेकर डला हुआ है, इन सभी सिचुएशंस में कपालभाति, भस्त्रिका, ये जितने भी प्राणायाम है जो आपके दिल पे हल्का सा प्रेशर बढ़ाते हैं, हम उनको अवॉइड करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इसको बहुत कॉशियसली और धीरे धीरे कर सकते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से अभी हमने ब्रीदिंग की थी ना, इक्वलाइज कीजिए अपने ब्रेथ को, बिल्कुल प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन को शांत करना सीखिए। इस तरह से फील कीजिए कि जब आपने सांस ली, आपके अंदर गई अंदर गई अंदर गई, उसको पूरा नाभि तक नहीं, रूट चक्र तक, मतलब जो आपके एक्सक्रीशन ऑर्गन्स है वहां तक लेकर जाइए, वहां तक स्क्वीज कीजिए और फिर रिलीज कीजिए। कपालभाति में एक हम लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को छोड़ने के बाद हम कंटिन्यूअस एक्सहेल करेंगे। कैसे? अपने हाथ को एक बार अपनी बेली पे रखिए, और जब हम कंटिन्यूअस एक्सहेल करेंगे तो हम नाक के थ्रू मुंह को बंद रख के कंटिन्यूअस एक्सहेल करेंगे। जैसे तो इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो सांस आप छोड़ रहे हैं अपनी पूरे के पूरे कोर को अंदर करके, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको पूरे फेस में किसी भी चीज को डिसफिगर करने की जरूरत नहीं है। अपनी चेस्ट को ऊपर अभी खींचने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रखिए अपने शोल्डर्स को, रोल्ड बैक रखिए, छाती को भी खोल के रखिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। एक हल्का सा खिलता हुआ भाव आपके फेस पे रहना चाहिए। नाक से सांस छूटेगा, नाक को ऊपर नीचे स्क्वीज भी करने की जरूरत। आराम से बैठेंगे, हाथ को अपने बेली पे रखिए। थोड़े टाइम बाद आपको हाथ भी यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये हाथ यहाँ पर इसलिए दिखवा रही हूँ कि आप समझ पाए कि किस तरह से आप कंटिन्यूअस अपने स्टमक को अंदर बाहर कर रहे हैं, लेकिन सांस लेने की क्रिया नहीं, वो कंटिन्यूअस
अनकॉन्शियस लेवल पे होता रहेगा। आप सिर्फ एक्सेल करेंगे, बार 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 सिर्फ सांस को छोड़ेंगे। 3 बार करेंगे ये क्रिया, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। 40, 50, 60 जितना भी कर सकते हैं वहां तक कीजिए, फिर अपना दूसरा साइकिल स्टार्ट करिए। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को छोड़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूअस एक्सेल करेंगे। थोड़ी देर शांत में बैठेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अभी सांस लेने की जरूरत ही नहीं है, इतनी शांति आ जाएगी आपके अंदर। जरूरी नहीं है कि आपको इतने लंबे तरीके से ही कपालभाति करना है, आप इसको ब्रेक करके करिएगा। मुझे आदत है तो मैं बहुत लंबा कर सकती हूँ, बट जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पुश करना है। कपालभाति, भस्त्रिका कुछ भी करते हुए आपकी कमर पे प्रेशर नहीं आएगा। सारी अटेंशन आप अपनी कोर मसल्स पे लेकर आएंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी सांस लेने की प्रक्रिया में आप अपने आप को शांत करेंगे, अपने आप को एग्रेसिव नहीं करेंगे, फुल शांत भाव से करें। और वो सभी लोग जिनको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है हर दिन
वर्कआउट्स के साथ प्राणायाम करने का। ये सबसे बड़ा एंटी एजिंग तरीका है। आप अगर बहुत सारा पैसा अपने एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स पे या फेशियल्स पे सब कर रहे हैं, तो आप सोचिए इस तरह से सांस लेने के बाद आपके फेस पे जो ग्लो आता है, वो सबसे सबसे बेहतरीन वे है अपने एंटी एजिंग करने का। मतलब आपके फेस के, आपके स्किन के नीचे पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। आप अपने बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं इस तरीके से। कितना अमेजिंग तरीका। सेकंड करते हैं हम भस्त्रिका। सेम चीज है, लंबा गहरा सांस है। उसी तरीके से अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है और स्टमक में अल्सराइटिस या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उस क्रिया को अवॉइड करेंगे। इसमें फोर्सफुली एक्सेल भी है और इनहेल भी। और हम इस क्रिया को बहुत बार हाथ उठाकर भी करते हैं। लेकिन अगर आपके फ्रोजन शोल्डर्स हैं, आपको हाथों को पूरे के पूरा ऊपर ले जाने में और फिर वापस नीचे लाने में डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो आप मत करो। आप हाथों को यहीं पर ही रखिए। इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखिए, और अगर इस तरह से रखने में मुश्किल है तो अपनी पूरी हथेलियों को खोल के घुटनों पे रखिए और फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। लेकिन देखिएगा ये आपके जो शोल्डर्स और ये एल्बोज है ना, ये सॉफ्ट है। ऐसे खींच के दो, ऐसे रिलैक्स। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे आए। आप इस क्रिया से करेंगे या फिर आप इस क्रिया से करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम जो भी करवा रहे हैं वो आपको अपने हिसाब से करना है। जिस कंफर्ट से आप उस चीज को कर पा रहे हैं, आपको उस तरीके से। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को छोड़ेंगे। इसको अब आप अपने तरीके से अपने मोशन में कर सकते हैं, कितनी फास्ट कितनी स्लो, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें, रिलैक्स रखें। आइए, शांत। फिर से आप रियलाइज करेंगे कि थोड़े टाइम तक आपको सांस लेने और छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने बॉडी को, अपने सिस्टम को इतने अच्छे से ऑक्सीजनेट कर लेते हैं कि आप कुछ मिनटों के लिए सिर्फ साइलेंट हो जाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी से अच्छे से कनेक्ट करेंगे, आप ऐसा फील करेंगे कि हर एक सेल वाइब्रेट कर रहा है। हर एक पार्ट आपकी बॉडी का आपको फील होगा, सांस लेता सांस छोड़ता। सिर्फ स्किन के नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर हाथों में नहीं, क्योंकि हमने हाथों को मूव किया है, अपनी चेस्ट में भी, अपनी लेग्स में भी, हर जगह आप उस सेल को फील कर सकते। अच्छा, दोबारा करते हैं, फिर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने आप से इतने अच्छे से कनेक्ट कर पाए। लंबी गहरी सांस को अंदर लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। चार, हर उस सेल को फील कीजिए
इस प्रेजेंट मोमेंट अभी आप कैसे सांस ले रहे, इससे बड़ा मेडिटेशन कुछ भी नहीं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड प्राणायाम से, जिसका नाम है अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग। हम एक नासिका से दूसरी नासिका में सांस लेते और छोड़ते हैं। इस क्रिया को हम पहले सिंपल कुछ होल्ड के साथ करेंगे। मतलब आप अपना जो राइट थंब है उससे अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। इसमें भी बिल्कुल डिसफिगरेशन नहीं करेंगे फेस की, ऐसे करके कुछ भी नहीं, हल्के से। और अपने अंदर इस इंटेंशन को रखिएगा कि आपको यहाँ से सांस रोकना है, यहाँ से सांस रोकना है। तो आप देखेंगे कि आपको इतना प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं, आपकी बॉडी वैसा करती है जैसी इंटेंशन आप सेट करते हैं। ये क्रिया सभी लोग कर सकते हैं। इसमें आप दिखाएंगे कि आपके लोअर लंबर स्पाइन पे, चेस्ट पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। ध्यान से, आराम से करके लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, होल्ड करेंगे इसको 4 काउंट्स के लिए। और ये जो आपकी रिंग फिंगर होती है उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके 12 काउंट्स के लिए। रिलीज करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से 8 काउंट्स के लिए। सेम क्रिया को हम रिपीट करेंगे, मतलब 4, 8 और 12 की रेशियो रखेंगे। अगर ये रेशियो थोड़ी ज्यादा है तो 3, 6 और 9 की रेशियो करेंगे। तो अगेन अपने दिमाग को एक काम दे दीजिए काउंट करने का, और आप इस तरह से सांस को अंदर और बाहर लें। जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है आपको लगे कि आपकी लेफ्ट या राइट कोई एक साइड ज्यादा अच्छे से काम कर पा रही है। कोई बात नहीं, उस बात पे अटेंशन मत दीजिएगा। आप सिर्फ इस बात पे अटेंशन दीजिए कि आप इस पल में किस तरह से सांस ले पा रहे हैं, और वो सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील, थैंकफुल फील कीजिए। लंबी गहरी सांस के साथ ऐसे फील कीजिए कि आप इस पल में जीवित हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई हो ही नहीं सकती। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे, सांस को अंदर लेंगे लेफ्ट से राइट से ही, होल्ड करेंगे 12 काउंट्स के लिए, लेफ्ट से रिलीज करेंगे 8 काउंट्स के लिए, इनहेल करेंगे 4 काउंट्स के लिए, होल्ड, रिलीज करेंगे राइट से अगेन 8 काउंट्स के लिए, इनहेल करेंगे राइट से 4 काउंट्स के लिए, होल्ड, रिलीज करेंगे लेफ्ट से, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, होल्ड करेंगे 12 काउंट्स के लिए, और राइट से रिलीज कर। अब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ, आप इस क्रिया को बहुत लंबा कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ रिलैक्स करें।
प्रेशर के साथ बंद नहीं करेंगे, बहुत रिलैक्सिंग पोजीशन में बंद करेंगे।